नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत प्लेटो के काव्य सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं। वे महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे। उनका जो समय है वह ईसा पूर्व 427 से लेकर 347 तक का है। प्लेटो मूलतः एक दार्शनिक थे। दार्शनिक के साथ साथ वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एशिया, इटली आदि अनेक देशों की यात्रा की थी, भ्रमण किया था। इसलिए उनके जो दार्शनिक सिद्धांत और जो अन्य जो उनकी विचारधारा है वो यूनान के में जो उनसे पहले के जो दार्शनिक हुए उनसे भिन्न है। जैसे उनसे पूर्ववर्ती जो दार्शनिक हैं, पाइथागोरस हैं और सुकरात जो उनके गुरु थे, तो उनसे इनके विचारों में भिन्नता पाई जाती है। फिर भी जो इनका जो एक दृष्टिकोण है वो अपना एक मौलिक दृष्टिकोण हमें प्रतीत होता है। इनका जो साहित्य संबंधी जो विचारधारा है वे किसी अलग साहित्य संबंधी इनकी रचना कोई ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने अपने साहित्य संबंधी विचार व्यक्त किए हों। इनकी जो रचनाएं हैं वो एक कानून या शासन व्यवस्था से ही संबंधित हैं। 3 प्रमुख रचनाएं इनकी: द रिपब्लिक, जिसे हिंदी में गणराज्य कहा जाता है; द स्टेटमेंट, जिसे राजनेता जिसे हिंदी में कह सकते हैं; और द लॉज यानी विधि। तो ये इनके मुख्य रचनाएं हैं। इनके जो साहित्यिक विचार हैं ये इनके दार्शनिक और राजनीतिक सिद्धांतों से, विचारधारा से ही प्रभावित है। तो इसलिए हम इनकी दार्शनिक विचारों को पहले देखते हैं, पहले उनके विषय में हम समझते हैं, फिर हम राजनीतिक विचार समझेंगे, उसके बाद इनके साहित्यिक दृष्टिकोण की हम चर्चा करेंगे। से जो दर्शन होता है, दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य या जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है सत्य की खोज करना। और इस सत्य के विषय में जो दार्शनिक हैं वे भिन्न भिन्न मत रखते हैं। एक मत वाले दार्शनिक ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कोई एक सूक्ष्म सत्ता है, कोई एक परोक्ष सत्ता है जो इस संसार की नियंता है, जिसे वे ईश्वर या परमात्मा भी कह देते हैं। तो वे उसे ही अंतिम सत्य या उसे वे शाश्वत सत्य मानते हैं ना। ऐसे इस विचारधारा वाले जो दार्शनिक हैं उन्हें हम आदर्शवादी कहते हैं। और दूसरे वे होते हैं जो स्थूल और जो भौतिक जगत को ही इस सृष्टि का आधारभूत तत्व और उसे ही ये सत्य मानते हैं, इन्हें यथार्थवादी कहा जाता है। तो जो प्लेटो हैं वो पहले प्रकार के दार्शनिक हैं, यानी आदर्शवादी दार्शनिक हैं। उनका जो मानना है वो ये मानना है कि जो वास्तविक जो जो एक जो चीज़ है वो विचार है, और वो विचार का जो सृष्टा है वो ईश्वर है, वो परम शक्ति है, वो विचार का सृष्टा है यानी आइडिया का। और वो आइडिया इस आध्यात्म लोक में वह विद्यमान है, और इस विचार के अनुसार ही फिर इस जगत का निर्माण हुआ है। तो विचार ही मूल तत्व है, और विचार से निर्मित बाद में जो वस्तु वगैरह जो निर्मित हुई है वो असत्य है, वो मिथ्या है, विचार ही सत्य है। तो इसका अर्थ ये है कि जगत में है वो सृष्टा यानी ईश्वर या जो परमात्मा है उसका विचार है वो विद्यमान है। इसके अतिरिक्त जो सांसारिक पदार्थ हैं, संसार है, स्वयं परिवर्तनशील है, नाशवान है ना, ये वस्तुएं भी नाशवान हैं, जबकि जो विचार है वो अपरिवर्तनीय है और वो शाश्वत रहता है। तो इस प्रकार के इनके इस आदर्शवाद को आइडियलिज्म भी इंग्लिश में कहा जाता है। और इसी से ये जो इनका जो विचार है ये मुख्य रूप से भारतीय जो विचारक है उनका जो अद्वैतवाद है उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो इस प्रकार ये अपने दार्शनिक विचार अपनी रचनाओं में ये व्यक्त करते हैं, यानी तत्व या विचार या आइडिया को ये महत्व देते हैं, उसे ये सत्य मानते हैं। इसके बाद यदि हम इनके राजनीतिक विचार देखें तो इनके राजनीतिक विचारों को समझने के लिए हमें उस समय की यूनान और एथेंस की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका अवलोकन करना पड़ता है। तुम देखते हैं कि उस समय की राजनीतिक जो दशा थी अत्यंत अस्त व्यस्त थी।
बहुत ही शोचनीय स्थिति में यूनान की राजनीतिक दशा उस समय थी। उस समय बहुत ही निकृष्ट, स्वार्थी, दूरदर्शी, विलासी और लोभी और लालची उस समय सत्ताधारी यहाँ शासक थे ना, जिन्हें प्लेटो ने कहा कि मूर्ख थे। वो मूर्खों का शासन इन्होंने सिद्ध किया है उसे। तो मूर्खों के ऐसे शासन ने ही प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, उनके प्राण ले लिए थे, क्योंकि वह सत्य बात कहते थे, जबकि वे मूर्ख शासक उस सत्य को मानते नहीं थे। तो ऐसी शासन व्यवस्था में से ही प्लेटो का भी पाला पड़ा था। प्लेटो का विचार था कि जो शासक हैं वे सत्य के पुजारी होने चाहिए, सत्य उनके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब राज्य की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो सत्य का पुजारी हो, सत्य को ही जो सर्वश्रेष्ठ समझे, जो स्वयं विद्वान भी हो, एक अच्छे आचरण वाला हो, कर्मनिष्ठ हो, परिश्रमी हो। ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी तो व्यवस्था सुधर जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने गणराज्य यानी रिपब्लिक की एक अवधारणा इन्होंने निर्मित की, और उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए इन्होंने एक पूरी योजना या इन्होंने एक स्थापना की है। ये कहते हैं कि 7 से 20 वर्ष तक के जो आयु के विद्यार्थी हैं उनमें से जो सबसे अच्छे स्तर के हों उनका चुनाव किया जाए और उन्हें सैनिक बनाया जाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, और फिर उन सैनिकों में से जो उच्च स्तर के उभर कर आए उनमें से शासक चुने जाए, और शासकों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए, और उन शासकों में से भी जो सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो उसे राजा बनाया जाए, शासक बनाया जाए ना। इसके साथ साथ वे मानते हैं कि सत्ता प्राप्ति के बाद हो सकता है वह शासक भी लोभी हो जाए और स्वार्थी हो जाए, लालची हो जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उसे अविवाहित ही रहना चाहिए वह, क्योंकि यदि वह अपने परिवार, अपने पुत्र पुत्रियों के चक्कर में पड़ेगा तो वह जरूर लोभी लालची हो जाएगा, संतान प्रेम में फंस जाएगा। तो इसलिए वे कहते हैं कि शासक को है वो अविवाहित ही रहना चाहिए, तभी वह अच्छे प्रकार से शासन व्यवस्था को चला सकेगा, भ्रष्टाचार से दूर रहेगा। तो इस प्रकार देखते हैं कि प्लेटो का जो एक उद्देश्य है वो एक आदर्श, एक अच्छे सत्य आधारित राज्य की स्थापना करना है, जिसमें सत्य, न्याय, धर्म, सदाचार ये पूरी तरह से प्रतिष्ठित हों। ऐसा वे गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। अब इनके जो ये दार्शनिक और जो राजनीतिक विचार हैं, इन्हीं के आधार पर इनका साहित्य संबंधी दृष्टिकोण उभर कर आता है। इनका जो साहित्य जो दृष्टिकोण है वो मूलतः उपयोगितावादी है। ये उसी चीज़ को श्रेष्ठ समझते हैं जो उपयोगी हो। यदि साहित्य उपयोगी नहीं है तो वह निकृष्ट है, वह किसी काम का नहीं है ना। इसके साथ साथ ये एक इसमें सौंदर्य की बात करते हैं, और सौंदर्य के संबंध में इनकी धारणा है कि जो वस्तु उपयोगी होगी वह स्वयं ही सुंदर होगी। जैसे वे गोबर की टोकरी का दृष्टांत देते हैं कि यदि गोबर से भरी हुई टोकरी को भी हम सुंदर कह सकते हैं, है ना, यदि वह उपयोगी है तो। इसके विपरीत यदि सोने की चमकती हुई कोई वस्तु उपयोगी नहीं है तो वह सुंदर नहीं है, महत्वहीन है। तो उस समय क्योंकि यूनान में जो साहित्य रचा जा रहा था वह बड़ा वासनात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाला साहित्य था, जो काम काम वासना को जो भड़काता था, उसे जो उद्वेलित करता था। तो ऐसा साहित्य सामाजिक दृष्टि से उपयोगी नहीं था। तो इसीलिए प्लेटो ने साहित्य के विरुद्ध एक प्रकार से अपना मोर्चा खोल दिया, और उन पर साहित्य पर इन्होंने अनेक आक्षेप लगाए। अब क्या आक्षेप लगाए साहित्य पर, देखिए। कहते पहला तो ये कहते हैं कि साहित्य है वो मिथ्या है, उसमें मिथ्यात्व है, उसमें झूठ है, क्योंकि वह एक नकल की नकल है। क्योंकि मूल जो विचार है उसका सृष्टा तो ईश्वर है, उस विचार के से ही फिर वस्तु का निर्माण होता है। तो वस्तु है वो अनुकृति है, और उस वस्तु की अनुकृति साहित्यकार या कवि करता है। तो इस प्रकार साहित्य है वो अनुकृति की अनुकृति हो जाता है। तो इसलिए ये सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है ना। इसके लिए वे कुर्सी का भी उदाहरण देते हैं कि कुर्सी को देखकर कुर्सी बनाना अनुकृति के द्वारा दूसरी अनुकृति प्रस्तुत करना है। इसी प्रकार वे कहते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी किसी की नकल करता है तो नकल वो अपने आप में ही जो उसे लिख रहा है, जो पहला जो विद्यार्थी है वो झूठा कोई उत्तर लिख रहा है, गलत कोई उत्तर लिख रहा है, और उस गलत उत्तर
की दूसरा विद्यार्थी नकल कर रहा है, उस नकल में भी वो अनेक अशुद्धियाँ कर रहा है। तो इस प्रकार उसका लिखा हुआ है वो सत्य से 3 गुना दूर हो जाता है, और साहित्य और कविता की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। दूसरा आक्षेप वे लगाते हैं कि कवि है वो अज्ञानी है, उसमें मौलिकता का अभाव है, उसमें कुशलता नहीं है, कार्य कुशलता नहीं है। वह जो चीज़ बनाता है उसकी वह उसके निर्माण प्रक्रिया से, यानी जो रचना करता है उसकी निर्माण प्रक्रिया से वह पूरी तरह से वो जानकार नहीं होता उस निर्माण प्रक्रिया का। जैसे कि वो मोची का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मोची यदि जूता बनाता है तो जूते बनाने में वो पूरी तरह पारंगत है, उसका जूता किसी के काम आता है, किसी को कोई उसे पहन सकता है, पहनकर कोई कांटों से बच जाता है, सर्दी गर्मी से बच जाता है। परंतु कवि यदि उस जूते का, कोई चित्रकार उसका चित्र बनाता है जूते का, तो चित्र को पहना नहीं जा सकता, तो वह चित्र है वो अनुपयोगी है, वो कला है वो अनुपयोगी है। तो इस प्रकार उसमें उस कलाकार को उस जूते के निर्माण प्रक्रिया का भी ज्ञान नहीं है, यानी वो अज्ञानी है, उसमें मौलिकता भी नहीं है। इसी प्रकार तीसरा आक्षेप वह अनुपयोगितावाद का लगाते हैं कि अनुपयोगी होती है ये जो साहित्यकार या कवि द्वारा जो रचना है, ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि कवि को जो उसमें जो जानकारी जो कवि देता है या जिस चीज़ का वर्णन करता है उसके विषय में कवि को स्वयं जानकारी नहीं है। स्वयं उसकी रचना प्रक्रिया, मान लो कुर्सी का ही वर्णन करता है तो कुर्सी किस प्रकार बनी है या कैसे बनाई जाती है इसके विषय में शायद कवि नहीं जानता। तो इस प्रकार ऐसी रचना पढ़ने से, ऐसी कविता से हमारे ज्ञान में भी वृद्धि नहीं होती, न हमारी जानकारी ही बढ़ती है, और न ही उससे कोई शिक्षा या उपदेश हमें प्राप्त होता है ना। उस समय होमर बड़े अच्छे कवि थे, कवि माना जाता है। प्लेटो स्वयं उनके प्रशंसक थे, परंतु प्लेटो भी इस अपनी इन विचारधारा के आधार पर उसकी महानता पर, होमर की महानता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहते हैं कि हमें होमर से ये पूछना चाहिए कि क्या वो एक्लेप्लिस की भांति किसी रोगी को रोगमुक्त कर सकता है, या अपने पीछे अपने द्वारा वर्णित भेषज विद्या या अन्य कलाओं की किसी परंपरा को वह छोड़ सकता है ना। वह तो यहाँ तक कहता है कि इट्स वुड बी रॉन्ग टू ऑनर ए मैन एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रूथ, यानी सत्य को अधिक महत्व देता है, सत्य की एक प्रकार से कसौटी पर या सत्य की उपेक्षा करके किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। ये प्लेटो का विचार है। इस प्रकार होमर जैसे कवि के लिए भी वो अपेक्षा उस व्यक्ति को प्लेटो अधिक महत्व देता है जो किसी का इलाज कर दे, किसी को ठीक कर दे, किसी को ऐसी दवा दे दे जो रोग मुक्त हो जाए ना। तो ऐसा व्यक्ति ही कोई दूसरा इसी प्रकार का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो शासन व्यवस्था में सुधार ला दे, या जो राजनीतिक परिस्थितियों को सुधार दे, जनता का भला कर दे, लोगों का भला कर दे, तो ऐसे व्यक्ति को वो कवि या साहित्यकार से अधिक श्रेष्ठ समझता है। इसके अतिरिक्त प्लेटो कहता है कि कवि है, साहित्यकार है, वो अनाचार को बढ़ावा देता है, दुर्बलता का पोषण करता है। ऐसा क्यों कहता है प्लेटो? क्योंकि उसके समय में जो साहित्यकार और जो कवि थे, मैंने बताया कि वे काम वासना का पोषण करने वाली रचनाओं को ही वो प्रश्रय देते थे। उन्हें इसी प्रकार की वो अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में होती थी जो वासना और भावनाओं को उद्वेलित करती थी, और ऐसी जो साहित्य है वो व्यक्ति को दुर्बल बनाता था, अशक्त बनाता था। तो इसीलिए वे कवि को दुर्बलता और अनाचार का पोषक मानते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्लेटो के आक्षेपों पर जब विचार करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्लेटो के जो आक्षेप हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि कवि है। पहला जो आक्षेप वो लगाते हैं कि वो अनुकृति या वो जो कवि है वो बिल्कुल झूठ का अनुकरण करता है और वस्तु का अनुकरण करता है। तो इसके विषय में कह सकते हैं कि कवि है वो वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं लेता, एक विचार के रूप में लेता है। अपनी रचना में वो किसी वस्तु का वर्णन नहीं करता, उस वस्तु के संबंध में अपने विचारों का वर्णन करता है, यानी वह वस्तु को दोबारा विचार में रूपायित कर देता है, यानी परमात्मा या ईश्वर के विचार से उस वस्तु का निर्माण हुआ है।
और उस वस्तु को कवि पुनः विचार में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है ना। जैसे वो कवि है किसी व्यक्ति का, किसी शहर का या किसी बाग बगीचे का, यदि यानी इन स्थूल पदार्थों को स्थूल रूप में नहीं लेता, एक विचार के रूप में लेकर और उसका वर्णन करता है ना। तो इस प्रकार ये एक जो विचार है, तो विचार को, क्योंकि विचारवादी हैं, आइडियलिज्म के पोषक हैं प्लेटो, तो ये जब कविता विचार से प्रेरित हो जाती है तो ये कविता भी अपने आप ही सत्य सिद्ध हो जाती है। दूसरा आक्षेप वे लगाते हैं कि जो अनुकृति की अनुकृति है, तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि कवि के लिए आवश्यक नहीं, साहित्यकार के लिए आवश्यक नहीं कि उसे उस वस्तु निर्माण प्रक्रिया की जानकारी हो। जूता कैसे बनता है इसकी जानकारी कवि को होना आवश्यक नहीं है ना। इसकी जानकारी के अभाव में प्लेटो तो उसे अज्ञानी कहते हैं, पर प्लेटो शायद यहाँ ये इस बात को वे भूल जाते हैं कि जूता बनाने की जो कला है, हो सकता है कवि उसे जानता हो, लेकिन उसे चाहे कवि जानता हो और चाहे न जानता हो, उससे उसकी रचना में कोई अंतर नहीं पड़ता। अपनी कविता या रचना वो लिख सकता है बिना जूते निर्माण की प्रक्रिया को जाने या बिना जूता निर्माण में पारंगत हुए, क्योंकि कविता में इसका कोई उपयोग, उस प्रकार उपयोग नहीं होता। तीसरा और चौथा जो आक्षेप है, उसके लिए वो कविता को अनुपयोगी और दुर्बलता की पोषक और नवाचार की पोषक ऐसा मानता है और उसे कविता को त्याज्य मानता है और कहता है कि कवि को तो राज्य से निर्वासित कर देना चाहिए। तो हम ये यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि उपयोगिता की कसौटी क्या है, उपयोगी वस्तु क्या है। वस्तु तो उपयोगी वस्तु वही होती है जो व्यक्ति को सुख या आनंद दे सके, और कविता साहित्य ये सर्वविदित है कि वह रस देता है, आनंद देता है, तो साहित्य भी अपने आप में उपयोगी सिद्ध हो जाता है। तो उपयोगिता की कसौटी जब मानव समाज को सुख देना या उसे आनंद पहुंचाना जब माना जाता है, तो साहित्य इस कसौटी पर, कविता इस कसौटी पर खरी उतरती है। तो ये हमें ये इस प्रकार साहित्य को वो निकृष्ट कोटि में नहीं रखा जा सकता, जो बल्कि इससे भी बढ़कर जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वो तो निम्न कोटि का सुख देती हैं, जबकि जो साहित्य है, कविता है, वो उच्च कोटि का जो आनंद, जो रस कहा गया है, जो ब्रह्मानंद सौंदर्य कहा गया है, ऐसा आनंद जो देती है, बौद्धिक आनंद देती हैं, तो वो ज़रूर ही एक उपयोगी और एक उत्तम चीज़ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि जो प्लेटो है वो कवि की रचनाओं का, उनका वो वर्गीकरण भी करते हैं। तीन मुख्य भेद वे करते हैं। एक तो विवरणात्मक, जिसमें कहते हैं कि कलाकार स्वयं कोई लंबा गीत लिखता है या अपनी कथा कहता है, जैसे परगीत आदि। दूसरा कहते हैं अनुकरणात्मक, जिसमें ट्रेजेडी या कॉमेडी जिसमें आ जाती है, जैसे नाटक आदि होते हैं। और तीसरी रचना मिश्रित प्रकार की होती है। काव्य के वर्गीकरण में तीसरा जो वर्गीकरण है मिश्रित है, इसमें कवि कुछ अंश अपने माध्यम से और कुछ अंश तक पात्रों के माध्यम से अपनी बात वह कहता है, जैसे महाकाव्य आदि। किंतु ये अनुकरणात्मकता की बात करता है, अनुकृति की बात करता है, तो प्लेटो ने महाकाव्य और नाटक को आदर्श राज्य के लिए अनुपयोगी माना है। परगीत को छोड़कर इन दोनों को ही, नाटक को भी और महाकाव्य को भी, कहता है कि ये आदर्श राज्य के लिए उपयोगी नहीं है ना। तो नियमन उन्होंने काव्य के लिए जो नियत किए हैं, वे अन्य कलाओं के लिए भी उन्होंने नियत किए हैं ना। तो और वे काव्य को मुख्य रूप से शिव उसका उद्देश्य मानते हैं, यानी कल्याणकारी, उपयोगितावादी, कल्याणकारी, और अन्य कलाओं से भी वे यही अपेक्षा करते हैं। तो इसके बाद इन आक्षेपों का उत्तर देने के बाद, आक्षेपों की एक प्रकार से इनको नकारने के बाद, हम देखते हैं कि प्लेटो की उपलब्धियां क्या हैं। तो प्लेटो का जो उद्देश्य था, प्लेटो दार्शनिक था, समाज सुधारक था, उसका उद्देश्य था आदर्श एक राज्य की स्थापना करना, आदर्श गणराज्य की स्थापना करना, यानी प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना करना। तो ऐसी स्थिति में ये देखते हैं कि जो उस समय का जो वातावरण था, जिस समय प्लेटो का जो समय था, तो ऐसे वातावरण में वह जी रहा था जब साहित्य और जब कविता
केवल वासना को ही बढ़ावा दे रही थी। शूद्र व्यक्ति और जो प्रतिभा शून्य जो व्यक्ति थे वे इस साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे और वे निकृष्ट कलाकार, निकृष्ट साहित्य का ही वे प्रणयन कर रहे थे। तो इसी आधार पर ये उनकी प्लेटो की ये अवधारणा बनी है। इसीलिए उन्होंने कविता को उपेक्षित करते हुए उसे निर्वासित कर देने की बात कही है। ये स्वाभाविक है, ऐसी कविता को निर्वासित करने की वे बात कहते हैं। यानी ये सच्चे जो साहित्यकार हैं, जिनकी जो रचनाएं हैं कालजयी हैं, जो मनुष्य को आनंद देती हैं, उसे प्रेरित करती हैं, उसे सच्चा सुख देती हैं, ऐसे साहित्यकारों की रचनाओं के संबंध में प्लेटो के जो सारे आक्षेप हैं वो निरर्थक हैं। उनके यदि आक्षेप हैं तो वो केवल कुंठा, वासना और अनाचारों की अभिव्यक्ति करने वाली रचनाओं के संदर्भ में ही सही बैठते हैं, अन्यथा वे निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं। अब प्लेटो के समय में क्योंकि कविता वासनामय हो गई थी, उसे उन्मत्त कर रही थी, तो कविता को उपेक्षित और निर्वासित करने के लिए कहना उनके लिए स्वाभाविक था। फिर उनका जो अनुकृति का सिद्धांत दिया है उन्होंने कि जो साहित्य है, जो कविता है, वो अनुकृति की अनुकृति है, इसकी फिर काव्य मीमांसा के क्षेत्र में ये एक नई समीक्षा का आधार बना। इसके बाद प्लेटो के बाद इनके शिष्य अरस्तु और उसके बाद अन्य विद्वानों ने भी इस अनुकृति सिद्धांत की फिर व्याख्या की और इसके आधार पर काव्य की मीमांसा, काव्य की समीक्षा की गई। इसी प्रकार काव्य आस्वादन प्रक्रिया का भी इसमें उल्लेख मिलता है। जब काव्य को उपयोगिता के सिद्धांत पर जब उसे परखा जाता है, उपयोगिता की कसौटी पर देखा जाता है, तो उसकी उपयोगिता आनंद प्रदान करने में है। तो काव्य आस्वादन की प्रक्रिया का भी प्लेटो किसी न किसी प्रकार से उल्लेख करते हैं और उसका भी फिर आगे आने वाले जो काव्य समीक्षक हैं वो उसे आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो के समय में जो कवि थे, जो साहित्यकार थे, वे अपने उदात्त लक्ष्य से भटक गए थे और निम्न स्तर की जो कविता वो कर रहे थे, एक प्रकार से वासना के गर्त में डूबे हुए थे। तो इसीलिए प्लेटो ने इस कविता की इस प्रकार निंदा की और उसे उपेक्षित करते हुए उसे राज्य से निर्वासित करने की बात कही और कहा कि जब तक कवि ये सिद्ध न कर दे कि उनका जो साहित्य है वो किसी न किसी प्रकार उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तब तक उन्हें राज्य में प्रवेश न करने दिया जाए। तो इस प्रकार की धारणा प्लेटो की उस समय के वातावरण और उस समय के कवि और साहित्यकारों की रचनाओं के मद्देनज़र ही ये उनकी धारणा बनी थी। तो इस व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।